अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हम सारे साइंस सब्जेक्ट्स और दूसरे सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और उनके गेस्ट पेपर्स और सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इज़ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया होगा कंप्यूटर का, फिर आगे फर्दर हम देखते जाएंगे। सबसे पहले कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम इज़ फंडामेंटल एंड प्रीमेटिंग पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। कंप्यूटर आजकल हमारी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन, इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन डिजिटल डाटा एंड बाइनरी। कंप्यूटर प्रोसेस किस तरह करता है? बाइनरी डिजिट्स में, जीरोस एंड वंस में। आप उसको जो डाटा देते हो वो उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करके आपको दोबारा आप जिस लैंग्वेज में आपने इनपुट दी होती है उसी में आपको वो आउटपुट देता है। CPU क्या करता है? CPU परफॉर्म्स अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। अब आगे हम देखते हैं 1.1 डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंट कंप्यूटर किस तरह करता है? कंप्यूटर सबसे पहले दोबारा उन्होंने बताया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्विचेस। इसमें मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं। द मेन करंट फ्लो कब करता है? जब ये ऑन होंगे इलेक्ट्रिक स्विचेस, और ऑफ जब होंगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इट रिप्रेजेंट 0 एंड 1। ये दो बिट्स हैं। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ स्टेट को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल 1000100 रिप्रेजेंट्स द लेटर D। क्या है? 100 एंड 100 रिप्रेजेंट्स द लेटर D। अब कंप्यूटर में कौन कौन से आप कोड्स लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लोअर केस लेटर्स स्मॉल a से Z तक, अपर केस अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स 0 से 9 तक, और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसमें आप ये सारे देख सकते हैं। ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आप अल्फा न्यूमेरिक कोड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 7 से 8 बिट्स होती हैं और ये टोटल कैरेक्टर्स जो रिप्रेजेंट करता है दैट आर 128। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल पे आ जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एनालॉग एंड डिजिटल। हम डायरेक्ट डिफरेंस पे जाते हैं। एनालॉग को हम कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में इस देखते हैं, जिस तरह ये आप कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो डिजिटल होगा उसको इस तरह, या 0 1 0 1। ये डिस्क्रीट होते हैं। एनालॉग में इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यूज विद इन द रेंज आ सकती है। अब 0 एंड 1 के दरमियान में 0.0 0.1 0.01 0.11 इस तरह इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। लेकिन डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दो ही वैल्यूज हैं, या 0 होगा या तो 1 होगा। नॉइज सक्सेप्टिबिलिटी, सक्सेप्टिबल टू नॉइज एंड इंटरफेरेंस, लेकिन डिजिटल जो है वो मोर रेजिस्टेंट है नॉइज एंड इंटरफेरेंस से। जो ट्रांसमिशन एनालॉग है, इसको जब हम इसका डाटा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करते हैं तो वो डिग्रेड हो जाता है, लेकिन डिजिटल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे भी लेस डिग्रेडेशन से डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे इसकी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। 3-4 डिफरेंस देखने के बाद एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स और टेम्परेचर रीडिंग, इसमें डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स एंड डिजिटल इमेजेस। लॉजिक गेट्स जो हैं ये आपने क्लास 9 में भी पढ़े हुए हैं, सेम वही लॉजिक गेट्स हैं। आप देखें, व्हाट इज डिजिटल लॉजिक? फंडामेंटल इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर एट्सेट्रा। लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन के बाद एंड गेट। एंड क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करता है। अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 1 सॉरी 0 एंड 1 इंटू 1 1। दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो ये आउटपुट में 1 देगा। आपने ये इसका सर्किट सिंबल देख लेना है। और गेट जो है ये एडिशन का काम करता है, x प्लस वाई, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। आप ये देख लें। नेंड गेट क्या है? ये रिवर्स ऑफ एंड गेट है। एंड गेट प्लस नॉट गेट हम करेंगे तो वो नेंड गेट होगा। ये जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो आउटपुट 0 देगा, बाकी सब में ये आउटपुट 1 देगा। नॉर क्या है? नॉट गेट प्लस और गेट जो है वो नॉर गेट होगा। इसमें क्या होगा?
0 0 जब दोनों होंगी तो ये 1 देगा आउटपुट, बाकी सब में 0 होगा, और में 0 0 पे 0 होगा, बाकी सब पे 1, इसमें उसका रिवर्स हो जाएगा। नॉट में क्या होता है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, आप 0 इनपुट में दोगे तो वो 1 देगा, आप 1 इनपुट दोगे तो वो 0 आउटपुट देगा आपको। एक्सक्लूसिव और गेट जो है ये आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था। इसमें क्या है, दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी तो आउटपुट 1 आएगी। 0 0 0 और 1 की भी आउटपुट 0 है। 0 1 और 1 0 दोनों डिफरेंट है तो ये आउटपुट में आपको 1 देगा। ट्रुथ टेबल, आपने ये ऊपर ट्रुथ टेबल सारे देखे होंगे, आपको ट्रुथ टेबल बनाना तो आ गया होगा। ट्रुथ टेबल की ये प्रॉपर्टीज आप देखें, रोज और कॉलम्स होते हैं इसमें, इनपुट्स पहले आप डिफाइन करते हो, ये सारे आपने इनपुट्स दिए हैं, फिर बाद में ये आपको आउटपुट्स देगा। नेक्स्ट क्या है, इट शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ये आपको सारे के सारे यहाँ पे पॉसिबल इनपुट में देगा और आउटपुट में भी। अब आप फॉर एग्जांपल देखें, ये एक्सप्रेशन है, इसमें सबसे पहले x लिखेंगे, फिर y, फिर z लिखूंगी और बाद में z का कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों का अलग से आपने वैल्यूज निकालनी है, उसके बाद x y z की अलग से आप वैल्यू निकालो, x का कॉम्प्लीमेंट लो उसकी y के साथ बाद में, फिर इन तीनों को एडिशन परफॉर्म करके आप सॉल्व करेंगे। तीनों को अलग-अलग, जितना आप इनको अलग अलग करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उतना आपको आंसर एक्यूरेट होने के चांसेस होंगे। बूलियन आइडेंटिटीज क्या है, सबसे पहले तो और में क्या है, a + 0 = a। अगर मैं 1 + 0 करूंगी और गेट में तो 1 आएगा। 0 प्लस, अगर मैं a को 0 पुट करती हूँ तो 0 + 0 0 आ जाएगा। एंड में क्या है, a.1 = a, 1.1 a आ जाएगा। a की जगह मैं जो वैल्यू पुट करूंगी आंसर में वो आएगा। 0.1 0 आ जाएगा। डोमिनेशन लॉ और में क्या है, a + 1 1 होगा, a की जगह आप 0 पुट करें, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1 1 आएगा। और डोमिनेशन लॉ एंड में क्या है, किसी का भी आप लें डॉट 0 से तो आंसर 0 आ जाएगा। 0.0 1.0। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, a + a कॉम्प्लीमेंट = 0। अगर मैं a की जगह 0 लेती हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 0 + 1 = 1। और अगर मैं a 1 लेती हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। 1 + 1 = 0। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड में क्या है, a कॉम्प्लीमेंट = 0। अगर मैं a को 0 लेती हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। 0.1 = 0। 1 इधर मैं अगर लेती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में 0 हो जाएगा। 1.1 = 0। डबल निगेशन लॉ में a के ऊपर डबल बार होगा। अब फॉर एग्जांपल 1 में लेती हूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, फिर 0 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे अगेन 1 आएगा, तो जो आपने एक वैल्यू पहले रखी होगी वही आपकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, a + a = n, 1 + 1 = a, सॉरी इज 1, 0 + 0 = 0। जो आप a की वैल्यू रखेंगे वही आपके आउटपुट में आएगी। इसी तरह a की अगर मैं इधर 1 रखती हूँ, 1.1 1 आएगा, 0.0 0 आएगा। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये आप देख लें, आप लोगों ने पहले ही पढ़े हुए हैं। डिमॉर्गन थ्योरम में क्या है, a + b कॉम्प्लीमेंट = a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। आपने इन सब के साथ 0 और 1 की वैल्यूज पुट करके आंसर आपने देखने हैं। नेक्स्ट है बूलियन फंक्शन एंड इट्स कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट। इसमें आपको फंक्शन दिया होगा और आपने लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम आसान देखते हैं, लिखा हुआ f = x y z। x को आपने अलग रख लेना है, y z तीन आपने अलग अलग वेरिएबल्स रखने हैं। x और y इन दोनों को आपने लाइन लगाई आपने इनकी, और आपने एंड गेट पहले भी लगा सकते हैं, बाद में z कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं या z कॉम्प्लीमेंट इनके साथ। z कॉम्प्लीमेंट लगाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे नॉट गेट, फिर आपने यहाँ पे z नॉट मेंशन करना आपने लाजमी है, ठीक है। अब आपने इसको इसके साथ मैच किया और एंड गेट आपने लगा दिया, बस आपका यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट में क्या है, x + y कॉम्प्लीमेंट z। आपने सिर्फ पहले x को लेना है, आप पहले सिर्फ x को भी ले सकते हैं, इन्होंने बाद में लिया हुआ है, कोई मसला नहीं। y कॉम्प्लीमेंट आपने लिया, इधर आपने y कॉम्प्लीमेंट लिखा z के साथ, आपने इन दोनों के साथ एंड गेट लगाया। नेक्स्ट क्या है, प्लस है तो और गेट लगेगा, x के साथ y और z कॉम्प्लीमेंट के साथ और गेट आपने लगा दिया। इसी तरह ये आगे थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएंगे।
नेक्स्ट है के मैप। व्हाट इज के मैप? के मैप इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस कार्नो इन 1953। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। 1953 में इंट्रोड्यूस हुआ और किसने किया? मॉरिस कार्नो ने। अब इसमें क्या है, आपकी जो ऊपर इतनी बड़ी बड़ी आपको एक्सप्रेशंस दी होंगी, आप उनको सिंप्लीफाई करेंगे जिससे आपका जो सर्किट होगा वो भी सिंप्लीफाई होगा। अब इसका आप अगर आपके पास देखें दो हैं, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं तो आपके 4 सेल्स होंगे, और ए बी सी 3 हैं तो आपके सेल्स 8 होंगे। ये जो बॉक्सेस हैं आप इनको सेल्स बोलेंगे। ये आपकी तरतीब में ऐसे ही रहेगी, ए कॉम्प्लीमेंट फिर ए, इधर बी कॉम्प्लीमेंट के बाद बी। अभी फॉर एग्जांपल ये आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट बी, हमने वैसे ही लगाया। ए कॉम्प्लीमेंट बी कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आपने इसके अंदर लिख दिया ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए बी। आपने चारों वैल्यूज इधर लिखनी है, इधर ए बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद जो जो है ए कॉम्प्लीमेंट बी किधर है? ए कॉम्प्लीमेंट बी यहाँ पे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने 1 पुट कर देना है। जो आपको वैल्यू नहीं गिवन उसके आपने 0 पुट करें या ना करें। अब आपने इनके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको डिस्क्राइब भी हुआ है। आपने इनको पेयरिंग करनी है, 2 इस तरह हो रही है ये पेयरिंग और 2 इस तरह। आपने ये देखना है मैक्सिमम सेल्स आपने कवर करने हैं मिनिमम ग्रुप्स के साथ। ये आपने नीचे आप देख लें ऐसे हुआ है। अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट इधर लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी देन ए बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी देन ए बी। ए कॉम्प्लीमेंट बी था, जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा दोनों ऑपोजिट है, इनको आप कैंसिल कर देंगे, बी रह जाएगा। इसी तरह आप लिखेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, बी कॉम्प्लीमेंट और बी कैंसिल होके ए रह जाएंगे। तो आप जब इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ए प्लस बी आएगा। इस तरह 3 वेरिएबल्स में ऊपर हमने डिस्कस किया, 2 क्यूब हो जाएगा तो आपके 8 सेल्स बनेंगे। ये आपने याद रखना है, ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी बी सी कॉम्प्लीमेंट सी सी एंड देन सी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे ही रहेंगे। अब आपने इनकी जगह ये सारे सेल्स फिल किए, ए कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट और ये वाला सी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये ए ये बी कॉम्प्लीमेंट ये सी, इनको आपने फिल करना है। जो आपको वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपको काफ़ी एग्जांपल्स दी हुई है। नेक्स्ट है डुअलिटी। व्हाट इज डुअलिटी? इसमें जो होगा इसका ये प्रिंसिपल है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। एंड को आप और में चेंज करेंगे, ठीक है, और को एंड में, और कॉम्प्लीमेंटिंग और निगेटिंग द वेरिएबल्स, उससे आपकी एक्सप्रेशन डुअल में चेंज हो जाएगी। 1 को आपने 0 में चेंज करना है, 0 को आपने 1 में चेंज करना है। जहाँ पे ए डॉट 0 लिखा हुआ है आप इधर लिख देंगे ए डॉट 1। ए प्लस 1 डॉट को आपने प्लस में चेंज करना है और 0 को आपने 1 में चेंज करना है। अब यहाँ पे 0 डॉट ए है तो आप क्या लिखेंगे 1 प्लस ए इज इक्वल टू 1। इस तरह 1 डॉट ए इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे 0 प्लस सॉरी ए वो 0 प्लस ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 0 आएगा, इन्होंने मिस्टेक की हुई है। अब आपने जो लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उनके यहाँ पे यूजेस आपको डिस्क्राइब किए गए हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं 3 से 4 यूजेस आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने में। सबसे पहले क्या मेमोरी सर्किट्स में यूज होते हैं, फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में। ये डिजिटल सर्किट की तरह होते हैं और इनमें आप बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्या है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या होगा आपका जो टाइम है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। डाटा इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में ये यूज़ होते हैं। इट हेल्प्स टू इनकोड डाटा एंड देन डिकोड। कैलकुलेटर में ये यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में फिल्टरिंग में क्या होगा जो आपकी नॉइज़ होगी एक्स्ट्रा उसको आप ये रिमूव करेंगे। मॉड्यूलेशन में उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे और डीमॉड्यूलेशन में वो सिग्नल रिसीवर तक पहुँच जाएंगे। ट्रैफिक लाइट कंट्रोल में भी ये यूज़ होते हैं, आपने देख लेना रोबोटिक्स में, सिक्योरिटी सिस्टम में, होम ऑटोमेशन में। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी के बाद SDLC मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पूरा चैप्टर ही SDLC पे बेस कर रहा है आपका। नेक्स्ट SDLC है क्या? वो मेथड जिससे आप एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस जो है उसको हम SDLC बोलेंगे। इसकी डिफरेंट फेजेस हैं, हर फेज़ को अपनी तरतीब से याद करना है।
ये देखें, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या है, आप डिफाइन करेंगे आपका प्रॉब्लम है क्या, किस लिए आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आप प्लान करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी है, एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन। अब हम इन सबको देखते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में क्या है, इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है, जिसके लिए भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको आपने क्लियरली और आसान वर्ड्स में डिफाइन करना है, ताकि नेक्स्ट अगले बंदे को आपकी समझ आए और आपका प्रोजेक्ट उसी हिसाब से बना जाए। एग्जांपल इसमें क्या दी हुई है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन डेवलपमेंट सिस्टम की। अब प्रॉब्लम हमारा क्या है, इसमें आपको क्या करना है, इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स, एग्जामिनेशन एग्ज़ाम भी ले और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी जनरेट करे, ऐसा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। प्लानिंग में क्या करेंगे, आप देखेंगे प्रोजेक्ट का गोल आप इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जांपल में देखें, गोल में क्या होगा, इसकी रिसोर्सेज इसमें कितने होंगे, कितनी पर्सोनल, कितनी कॉस्ट आपकी होगी। फिजिबिलिटी स्टडी ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है। फिजिबिलिटी स्टडी में आप देखेंगे वेरियस एस्पेक्ट्स है इसको। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमारे पास इतनी कीमत है, हमारे पास इतनी कॉस्ट है कि हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, हमारे पास कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। डिफरेंट टाइप्स है फिजिबिलिटी की, आप वो देखें नीचे। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या होगा, ये बताएगा ये जो हमने सॉफ्टवेयर माइंड में सोचा है इसको हम प्रैक्टिकली बना सकते हैं। जो इसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है चाहिए वो हमारे पास है, उसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी की एग्जांपल भी आप ये देख लें नीचे। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में देखते हैं ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट में ये आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, और अगर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है आप उनको भी कंपेयर करेंगे। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में भी देख लें, लीगल फिजिबिलिटी में होगा कोई कॉपीराइट का इशू ना आए, कोई भी ये आपके लॉज के खिलाफ ना जाए आपका। और स्केड्यूल या शेड्यूल फिजिबिलिटी में ये बताएगा कि आपका ये कितने टाइम तक कंप्लीट हो सकता है। फिजिबिलिटी एनालिसिस के बाद फर्दर आप डिफाइन करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आगे जाएगा या नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में क्या होगा, जो प्रोजेक्ट टीम होगी वो देखेगी एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एंड यूज़र क्या है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ये उन सबको पूरा कर रहा है। ये आप तीन जो पॉइंट्स हैं ये देखें। पहला क्वेश्चन क्या है कि सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप विद अवेलेबल रिसोर्सेज एंड बजट्स। क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारा बजट इतना है कि हम इस सॉफ्टवेयर को बना सकें। और सॉफ्टवेयर जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये हेल्पफुल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। जो सिस्टम है उसी को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें या उसको लाजमी रिप्लेस होना चाहिए। ये क्वेश्चन एनालिसिस फेज में डिस्कस होते हैं और इनके आंसर्स दिए जाते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज क्या है, अब आप ये देखते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है SDLC का। इसमें आप देखते हैं, आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स वैलिड है या नहीं, फिर आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। अभी आप आगे ये देखते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है। इसमें आपको सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी होती हैं, किस तरह कर सकते हैं उसकी मेथड्स हैं। इंटरव्यू, आप डायरेक्ट इंटरव्यू करें, कन्वर्सेशन करें स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर्स के क्या होते हैं, वो लोग जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं और जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है। आप डायरेक्ट उनसे कन्वर्सेशन करें, उनसे पूछे आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप सर्वेस और क्वेश्चनर्स के ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हैं। आप स्टूडेंट्स में फॉर एग्जांपल एक फॉर्म देते हैं, आप स्टूडेंट्स को वो फिल करके आपको बताएं, या आप टीचर्स या स्टाफ को देते हैं ऑब्जर्वेशंस। इसमें जो इंसान है वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेगा कि इनका जो सिस्टम चल रहा है वो कैसा है और इसमें कैसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, पुराने सॉफ्टवेयर जो काम कर रहे हैं आप उनको देखेंगे, उनकी रिपोर्ट्स को देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में आपको पता चलेगा ये रिक्वायरमेंट्स वैलिड हैं या नहीं हैं। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में क्या होगा, ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का। इसमें it aimed at guaranteeing that the software fulfill the expectation of both acquirers and users।
डिज़ाइन फेज़ क्या है? डिज़ाइन फेज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए है। डिज़ाइन फेज़ में आपकी रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, आप उनको कोडिंग से पहले आप उनको डिज़ाइन करेंगे कि अब आप देखते हैं इसमें क्या है, व्हाट इज़ यूएमएल। यहाँ पे ये आप देखें, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन जो दो मेथड आपको दिए हुए वो है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम क्या है? प्रिसाइज एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइडेंस होती है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह बनेगा। कोडिंग में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, आप एल्गोरिथम लिखते हैं कि टू फाइंड द परसेंटेज मार्क्स। सबसे पहले जो एल्गोरिथम का पॉइंट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है, और जो सबसे लास्ट होता है वो एंड होता है। सबसे पहले क्या है, टोटल मार्क्स को वो रीड करे, फिर बच्चे ने जितने मार्क्स लिए हैं ऑब्टेन्ड उनको रीड करे। परसेंटेज के लिए क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, फिर वो परसेंटेज को प्रिंट करे। ये एल्गोरिथम है। इससे अब जो भी प्रोग्रामर है उसको आसानी से पता चल जाएगा उसने कोडिंग किस तरह करनी है। और एक एल्गोरिथम है कि स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है। सबसे पहले तो स्टार्ट पॉइंट, ये मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद जब परसेंटेज फाइंड हुई होगी तो परसेंटेज को रीड करें, और अगर ग्रेटर और इक्वल टू 40 है देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। ये दो एल्गोरिथम्स है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट क्या है? ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। इससे डायग्राम्स से बताया जाता है। एल्गोरिथम लिखने के बाद फ्लो चार्ट को बनाते हैं। इसमें आप सिंबल्स देख लें। ओवल, इसका क्या मतलब होता है? टर्मिनल इसको बोलेंगे आप। स्टार्टिंग और एंडिंग पे आप ओवल सिंबल को यूज़ करेंगे। ओवल जहाँ पे होगा इट मीन्स या ये स्टार्टिंग है या एंडिंग है। पैरेललोग्राम किसके लिए होगी? इनपुट या आउटपुट जब प्रोसेस होगी उसको हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमंड डिसीजन के लिए, टू आस्क अ क्वेश्चन जिसका आंसर येस और नो में होगा, फिर वो फर्दर प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग के लिए आप रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं। फ्लो लाइंस एरो के लिए यूज़ करते हैं, ये शो करती हैं डायरेक्शन को, और सर्कल कनेक्टर को डिफाइन करता है। अभी जो ऊपर हमने एल्गोरिथम लिखे थे ये उनके फ्लो चार्ट्स डिस्कस हुए हैं। स्टार्ट, इनपुट के लिए हमने क्या बोला था? पैरेललोग्राम, रीड टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स। प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है? रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। फिर आउटपुट के लिए दोबारा हमसे पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, और देन एंड। डेवलपमेंट फेज को हम कोडिंग फेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट फेज ये है, इसमें एक्चुअल कोडिंग की जाती है एल्गोरिथम को देख के या फिर फ्लो चार्ट को देख के। ये उसकी एग्जांपल आप पढ़ लें। नेक्स्ट टेस्टिंग और वेरिफिकेशन में क्या है? अब आपने कोडिंग तो कर ली, अब आपको देखना है कि ये सही टेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें आप उसको डिफरेंट इनपुट्स दोगे, फिर आप आउटपुट्स चेक करोगे कि आउटपुट्स क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ रही हैं या नहीं। दो तरह की टेस्टिंग हो सकती है, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होगा? अब उसकी कोडिंग को देखे बगैर सिर्फ आप टेस्ट करेंगे कि ये आपको सही इनपुट दे रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने वैलिड यूज़र नेम दिया है और पासवर्ड, आपको पता है ये सक्सेसफुल लॉगिन होगा। आप देखेंगे कि आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल कर रहा है या नहीं। फिर आप इनकरेक्ट पासवर्ड देंगे तो लॉगिन फेलियर। आप नेक्स्ट टाइम आप इनवैलिड यूज़र नेम देंगे तो फिर भी लॉगिन फेलियर, और अगर आप यूज़र नेम को एम्प्टी रखते हैं फिर भी लॉगिन फेलियर। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? इसमें टेस्टर को पता होता है कि इंटरनल कोडिंग क्या है, लॉजिक क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, और इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है। इसमें वो देखेगा। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखी होगी। वो हर लाइन को चेक करेगा अगर कोड की, वो वेरीफाई द वेरिएबल्स आर करेक्टली इनिशियलाइज्ड एंड अपडेट, चेक फॉर द एरर्स एंड डीबग। वो सारा कुछ देखेगा अंदर से। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। अब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। इसकी 4 फेजेस है। डायरेक्ट, सबसे पहले तो आपने पुराना सिस्टम हटाया, पूरे का पूरा ही आपने न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। एक होता है पैरेलल, आपने ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम दोनों को साथ साथ लेके चलना है। फिर आप देखेंगे किस में कौन सा इशू आ रहा है। अगर इससे आपका ये रिस्क ख़त्म हो जाएगा कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा। फेज इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? इसमें आप आहिस्ता आहिस्ता न्यू सिस्टम, ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम की तरफ जाते हैं। और पायलट में क्या होता है? कुछ आपके एम्प्लॉयज़ को ये दिया जाता है न्यू प्रोजेक्ट,
वो फिर जब इसको यूज़ करते हैं उसके बाद वो फीडबैक देते हैं, फिर आपका पूरा सिस्टम रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन फेज़। जो भी आपने कोडिंग की, जो भी आपने स्टेप्स किए, आप सबको ही डॉक्यूमेंट करेंगे। बाद में ये हेल्प करते हैं टू फाइंड एरर्स, मेक चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस फेज। आपने उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है। अगर आपको कोई एरर नज़र आ गया है अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो आपने उसको ठीक करना है। बाकी ये है कि इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना है आपने। यहाँ पे आपका SDLC ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 था। बाकी का हम चैप्टर जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।